हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का इतिहास, इसके अंतर्गत ये पार्ट 9 है और ये मध्य प्रदेश के इतिहास का लास्ट वीडियो रहेगा। और इस वीडियो के बाद हम जो क्वेश्चंस है जो पूछे जा चुके एग्ज़ाम में और जो पूछे जाने की जिनकी संभावना है उसके बारे में वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इसके वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो अब बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य अलग अलग था। जो भारतीय जनमानस की बात की जाए और भारतीय नेताओं की बात की जाए तो इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना, जैसे कि आपने 1857 की क्रांति में असफलता के कुछ फैक्ट देखे थे, क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से नहीं किया गया था 1857 की क्रांति, जिसका परिणाम हुआ कि जो अंग्रेज थे इनके विद्रोह को दबाने में सफल हुए, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे हुआ था। तो इस प्रकार की जो गलतियां हुई 1857 की क्रांति में, आगे उन गलतियों को न दोहराया जाए, इसलिए एक अच्छे प्लान के साथ और अच्छी रूपरेखा बनाकर एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना था जिससे भारतीय स्वतंत्रता का जो उद्देश्य है उसे शीघ्र पूरा किया जा सके। तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना आवश्यक हो गया था, जिसमें जो भी इसके मेंबर्स थे वो सभी भारत के अलग अलग क्षेत्रों की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इस प्रकार ये तो था भारतीय जनता और भारत के नेताओं का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का जो उद्देश्य था। अब बात की जाए अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज लोग भी चाहते थे कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाए, क्योंकि जो वे देख चुके थे कि 1857 की जो क्रांति में विद्रोह हुए और जिस प्रकार से क्रोध की जो और विद्रोह की आग पनपी थी, आगे चल के वो ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए वो चाहते थे कि जो गरम दल के जो और क्रांतिकारी नेता हैं वो इस प्रकार का विद्रोह दोबारा ना कर सके। इसलिए वे भी चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो, क्योंकि ऐसा करने से वे अपने जो मन की भड़ास है और जो भी असंतोष है जो भारतीय क्रांतिकारियों के मन में पनप रहा था उसे वो इसके माध्यम से अपनी भड़ास निकाल सके। तो इसीलिए अंग्रेज़ों का भी मत था कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना की जाए और भारतीय जनता की भी इच्छा थी। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में सर ए ओ ह्यूम के द्वारा। ये जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, और इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो इसके ये एक मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे और इसके कुछ अन्य सदस्यों में और भी थे। दादा भाई नौरोजी थे जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, और अन्य इसके गरम दल और नरम दल के सभी सदस्य शामिल थे। जैसे कि गरम दल में उस समय के जो प्रसिद्ध चेहरे थे और जिनका नाम थे लाल बाल पाल, जैसा कि सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के प्रमुख लोकप्रिय सितारे थे और क्रांतिकारी थे। वहीं नरम दल की बात की जाए तो नरम दल में दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास ये सभी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी इत्यादि थे नरम दल में। तो जब कांग्रेस की स्थापना की गई उस समय इसमें सभी क्षेत्रों के नेताओं को सम्मिलित किया गया था, जिसमें नरम दल गरम दल सभी सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं इसके आगे के तथ्यों के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मध्य प्रदेश में इसकी गतिविधियाँ। सन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उखड़ गया और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया। ओके, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद, और जो भारत की जो राजनीतिक शक्ति है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाती है। और 1858 के जो एक्ट आता है उसके अंतर्गत ऐसा किया जाता है। इस प्रकार मध्य प्रांत और बरार सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। जो मध्य प्रदेश है उसका पुराना नाम था मध्य प्रांत और बरार, या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसका नाम था। तो ये सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। और मध्य भारत की रियासतों, जिसमें भोपाल की रियासत, विंध्य की रियासतों
के साथ अंग्रेजों ने संधि किया और उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में मध्य प्रांत में बापूराव, दादा किनखेड़ी, गंगाधर चिटनीस, गोपाल हरी भिड़े और अब्दुल अजीज ने भाग लिया। दूसरे अधिवेशन में इन नेताओं ने भाग लिया जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित थे। इसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1891 में, तो इसका अधिवेशन 7वां अधिवेशन नागपुर में होता है। और उस समय जो नागपुर हुआ करता था वो मध्य प्रदेश में शामिल था। उस समय सेंट्रल प्रोविंस और बरार में ये क्षेत्र शामिल था, जिसे हम अभी विदर्भ क्षेत्र कहा जाता है, वो उस समय मध्य प्रदेश में शामिल था। और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जब आप इस टॉपिक पर पढ़ेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और इसका जो वीडियो है प्लेलिस्ट में डल चुका है, तो आप उसे देख भी सकते हैं। तो उस समय नागपुर इसकी राजधानी थी, मध्य प्रदेश की पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। और चूँकि इस समय मध्य प्रदेश में था, इसलिए कांग्रेस का 7वां अधिवेशन हुआ 1891 में। अब बात की जाए 1905 की। 1905 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ और दादा साहब खोपड़े इसके आयोजक थे। नागपुर में आयोजन हुआ और 1905 में हुआ और दादा साहब खोपड़े इसके आयोजक थे। 1905 में एक प्रमुख घटना घटी थी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बंग भंग या बंगाल का विभाजन किया गया था। और ये सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। हिंदू और मुस्लिमों की जो संख्या थी उनके आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर इसका बंग भंग किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल में चूँकि मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी थी, इसलिए वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी ज़्यादा थी। और जो वर्तमान में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड ये क्षेत्र थे, उनमें हिंदुओं की संख्या अधिक थी, इसलिए इस प्रकार से बंगाल का विभाजन किया गया। ओके, बाद में 1911 में इसे रद्द भी किया जाता है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में ही कर दिया गया था, वो भी सांप्रदायिक आधार पर। 1906 में गंगाधर चिटनीस ने जबलपुर में प्रांतीय अधिवेशन बुलाया। तो गंगाधर चिटनीस ने जबलपुर में प्रांतीय अधिवेशन बुलाया। और 1906 की एक प्रमुख घटना है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुस्लिम लीग। और 1907 में गरम दल और नरम दल इनका विभाजन हुआ था। गरम दल अलग हो गए थे नरम दल से। ओके, तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। 1907 ईस्वी में सर हरि सिंह गौर ने इसका आयोजन रायपुर में किया। ओके, 1906 में गंगाधर चिटनीस ने जबलपुर में प्रांतीय अधिवेशन बुलाया और 1907 में सर हरि सिंह गौर ने इनका आयोजन रायपुर में किया। हरि सिंह गौर उस समय के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अभी भी इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये जो सागर विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, वो भी इन्हीं के नाम पर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो इन्होंने इसका आयोजन किया रायपुर में। और पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र और हरि सिंह गौर आदि भी इसमें सक्रिय भूमिका में थे। ओके, तो पंडित रविशंकर शुक्ल इत्यादि सक्रिय थे। 1920 में मध्य प्रांत में 3 कांग्रेस समितियां गठित की गई। 1920 की बात हो रही है। और जैसा मैंने बताया था 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ नरमगल और धरमगल में। तो इस प्रकार 1916 में ये जो नरमगल दल और गरम दल है वो एक हो जाते हैं लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ समझौता में। ओके, इनका एकीकरण हो जाता है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी का आगमन होता है 1915 के बाद, और उनके जो आंदोलन है वो स्टार्ट होते हैं, जैसा कि 1917 में इनका चंपारण सत्याग्रह हुआ। और जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके विरोध में असहयोग आंदोलन भी चालू किया गया था। ओके, तो 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एक बड़ा आंदोलन था उस समय। और इस समय गांधी जी जो थे देश के प्रमुख बड़े नेताओं में के रूप में उभर चुके थे। तो 1920 में मध्य प्रांत में 3 कांग्रेस समितियां गठित की गई। इनमें पहली समिति जो थी विदर्भ के लिए, दूसरी महाकौशल के लिए और तीसरी नागपुर के लिए थी।
इसके माध्यम से भाषावाद प्रांतों का प्रतिपादन किया गया। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के बाद इस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि प्रारंभ हुए। तो जैसा कि हमने बताया, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और लगभग ये 1922 तक चला। और 1922 में कांड होता है चौरी चौरा का, हत्याकांड होता है, नरसंहार होता है। उसमें उसके कुछ उस कांड के बाद इस असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। और उनके इस डिसीजन को काफ़ी नेता जो उनके सहयोगी थे और भारत के प्रमुख नेताओं थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने काफ़ी आलोचना भी की थी कि ऐसा नहीं किया जाना था, क्योंकि कुछ उस समय हिंसक घटनाएं हुई थी चौरी चौरा में। उसके बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चूँकि ये देशव्यापी आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था, इसलिए बहुत से जो इनके फॉलोअर्स थे, नेता थे, वो सहमत नहीं थे। ओके, क्योंकि एक छोटी सी घटना के कारण इतने बड़े आंदोलन को वापस लेना उन्हें सही नहीं लगा। बाद में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी जो महत्वपूर्ण नेताओं थे, उन्होंने भी इस निर्णय पर असहमति जताई थी। ओके, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया और गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और नमक कानून को तोड़ा था। तो उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की थी और गुजरात के दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़ा था। तो इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा आगे, क्योंकि इस समय माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पत्र करमवीर के प्रकाशन से राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को नई दिशा दी थी। तो उस समय साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रसार देखने को मिला। इनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत इत्यादि बड़े बड़े साहित्यकारों ने भी इसमें भाग लिया और अपने पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि करमवीर पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार ने किया था। तो इसका उत्तर जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इसे आपको याद रखना है। 1923 में श्याम सुंदर भार्गव, सुभद्रा कुमारी चौहान, अब्दुल कादिर सिद्दीकी आदि ने धरना सत्याग्रह प्रदर्शन किए। कि सुभद्रा कुमारी चौहान भी, जो कि लेखिका थी, महान साहित्यकार थी, उन्होंने भी इसमें शामिल हुआ और सत्याग्रह किया। 1923 की एक प्रमुख घटना है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है CR दास के द्वारा। तो ये भी एक फैक्ट है। और CR दास जी, जिनका पूरा नाम था चित्तरंजन दास, और ये नेताजी के गुरु भी थे चित्तरंजन दास जी। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। तो इस प्रकार 1923 में सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम सुंदर भार्गव और अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने धरना सत्याग्रह किया। वहीं छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल और महंत लक्ष्मी नारायण दास सक्रिय थे। ओके, पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और महंत लक्ष्मी नारायण जी इन्हें सक्रिय थे इस समय। और 1938 में मध्य प्रदेश के खंडवा, सीहोर, जबलपुर, रायपुर इत्यादि स्थानों में नमक कानून को तोड़ा गया। चूँकि ये काफ़ी बड़ी घटना थी नमक कानून को तोड़ा जाना, और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार 1942 में एक बड़ा आंदोलन होता है, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और गांधी जी ने इसमें एक नारा भी दिया था, करो या मरो, डू आर डाई। तो ये भी काफ़ी एक अंतिम स्वतंत्रता का एक बड़ा आंदोलन था और इस आंदोलन में भी मध्य प्रदेश में क्रांति देखने को मिलती है। ओके, इस प्रकार जो है भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। और भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान बनने में समय लगा। और इस वीडियो को हम आगे और इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस वीडियो को आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।